नमस्ते सदावत से मातृभूमि। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित इलाके से 6 पाकिस्तानी युवकों को पकड़ा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की जो उम्र है वो 20 से 21 साल की है और उन्हें अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र से पकड़ा गया है। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी की ज्वाइंट टीम पूछताछ कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये अनजाने में सीमा तक कैसे पहुंचे, क्या उनका कोई गलत मकसद तो नहीं था। मेघालय में भारत बांग्लादेश की 70% सीमा पर बाढ़ लग चुकी है। मेघालय फ्रंटियर में बीएसएफ महानिदेशक हरदीप सिंह ने कहा कि बाकी का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन 13 इलाकों में बाढ़ लगाने के लिए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हम उनके सामने पहले से ये मामला लेकर जा चुके हैं और हमें जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद पूरी सीमा पर बाढ़ लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि मेघालय में बांग्लादेश के साथ लगती 443 किलोमीटर की करीब 70% अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाई जा चुकी है। जिन इलाकों में बाढ़ नहीं लगी है वहां कार्य प्रगति पर है। बीएसएफ के आईजी ने बताया कि 10,000 से अधिक पशु और 40 करोड़ रुपए की अन्य सामग्री पिछले 1 साल में सीमा के पास से जब्त की गई है। साथ ही बीएसएफ के अधिकारी ने बताया कि तस्कर पशुओं और अन्य सामग्रियों की तस्करी के लिए सीमा के पास बिना बाढ़ के इलाके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीएसएफ ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को और तेजी देने का फैसला किया है। इसके लिए फ्रांस ने मेक इन इंडिया के तहत राफेल लड़ाकू विमानों और पैंथर हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में करने का ऑफर दिया है। फ्रांस राफेल के 70% और पैंथर हेलीकॉप्टर की 100% यानी कि 100% असेंबली भारत में करने को राजी है। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार हो गया। 34वें भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए इस सप्ताह भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी के कूटनीतिक सलाहकार एमानुएल बोन ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान ये ऑफर पेश किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस बात की संभावना है कि भारत में 70% असेंबली के ऑफर के बाद भारत फ्रांस से और राफेल खरीद सकता है, क्योंकि इससे इनकी कीमतों में कमी आ जाएगी। भारत पहले ही फ्रांस को 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दे चुका है, जिनमें से कुछ विमान भारत आ चुके हैं। दोस्तों खास बात ये रही कि पैंथर हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाने का जो ऑफर दिया गया था फ्रांस की तरफ से, वो भारत सरकार को काफी पसंद आया है, जो कि भारतीय नेवी के लिए मीडियम हेलीकॉप्टर्स खरीदने का प्लान बना रही है। आपको बता दें कि एयरबस का AS565ME एक ऑल वेदर मल्टी रोल मीडियम हेलीकॉप्टर है, जो शिप डेक, ऑफशोर लोकेशन और लैंड बेस्ड साइट से ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। साउथ ब्लॉक के सूत्रों ने बताया कि भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक बातचीत से 9,900 मेगावाट जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बात आगे बढ़ी है। इस रणनीतिक बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुएल बोन ने की। अधिकारियों के मुताबिक भारत ने 6 एयरबस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर्स फ्रांस से लीज पर लेने का फैसला किया है, लेकिन उसने ये साफ कह दिया है कि भारतीय सेना के साथ साझा डिफेंस टेक्नोलॉजी को दुश्मन को ना दिया जाए। इस पर फ्रांस ने भारत को बताया कि डिफेंस सेक्टर में उनका रिश्ता पाकिस्तान के साथ बेहद निचले स्तर पर चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक आतंकवादी घटना को लेकर राष्ट्रपति मैक्रोनी पर निशाना साधा था। ये माना जाता है कि फ्रांस ना तो पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करेगा और ना ही उनके जो हथियार है जो कि फ्रांस के हैं उन्हें अपग्रेड भी नहीं करेगा। यानी कि पैंथर हेलीकॉप्टर का एक बड़ा ऑफर भारत के पास है और भारत हो सकता है कि इन्हें एक्सेप्ट कर ले, और जब इसमें 100% वो असेंबली लगाने के लिए तैयार हो रहा है फ्रांस, तो ये दोस्तों भारत के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इस बार उसका एक सैनिक LAC में पकड़ा गया है, जिसे भारतीय सेना ने हिरासत में ले लिया है और कड़ी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी का एक सैनिक LAC को लांघकर भारतीय सीमा में पहुंचा, लेकिन वहां तैनात सैन्य टुकड़ियों ने उसे दबोच लिया। सूत्रों ने कहा कि चीनी सैनिक को रेजंगला एरिया में पकड़ा गया है। फिलहाल चीनी सैनिक के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट संबंधी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके मुताबिक निपटा जा रहा है और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में वो भारतीय सीमा में घुसा था। उधर सैनिकों को हिरासत में ले जाने की खबर PLA को भी दे दी गई है। एनसीसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने कहा कि एनसीसी को ज्यादा तादाद में तीसरे जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर और दूसरे डायनेमिक लोगों की जरूरत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे उन्हें यूनिफॉर्म्ड युवा संगठन में रखा जाएगा। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने कहा कि एनसीसी फिलहाल उन नियमों को मानता है जो 1948 के एनसीसी अधिनियम के द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने ये कहा कि जब हम पुरुष या महिला जेंडर की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रांसजेंडरों को नामांकित करने का कोई क्लॉज नहीं होता है। तरुण कुमार ने कहा कि फिलहाल एनसीसी के पास फिलहाल ट्रांसजेंडर के लिए कोई क्लॉज नहीं है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में एनसीसी के लिए ट्रांसजेंडरों की भर्ती करना संभव होगा और इसके लिए बड़े स्तर पर फैसला किया जाएगा। एनसीसी के डीजी ने कहा कि इस तरह का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की हमेशा से स्वतंत्र नीति रही है,
जो इसकी रक्षा खरीद और आपूर्ति पर लागू होती है। विदेश मंत्रालय की जो ये टिप्पणी है, यानी कि जो बयान है, ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिनों पहले अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी रूस से भारत के S-400 हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने पर उसे अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच समग्र वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की रूस के साथ एक विशेष और महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी है। भारत ने हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है जो हमारी रक्षा खरीद और आपूर्ति पर भी लागू होती है और यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए निर्देशित भी है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है ताकि हम आप तक लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स पहुंचाते रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बनने के बाद अब भारत को इसकी 3 महत्वपूर्ण कमेटियों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। यूएन में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि जिन 3 कमेटियों की कमान भारत को सौंपी गई है उनमें तालिबान सेक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सेक्शन कमेटी है। त्रिमूर्ति ने बताया कि तालिबान सेक्शन कमेटी ने हमेशा से ही भारत की प्रमुखता में रही है। इस कमेटी की अध्यक्षता से भारत को अफगानिस्तान में शांति की स्थापना में चुनौती बनने वाले आतंकवादियों और उनको बढ़ावा देने वाले पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। लीबिया सेक्शन कमेटी में परिषद की अहम भूमिका रहेगी, जो लीबिया में संपत्ति जब्त, ट्रैवल बैन, पेट्रोलियम पदार्थों के गैर कानूनी निर्यात के संबंध में प्रतिबंधों को लागू करती है। भारत 2022 में काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करेगा। ये कमेटी साल 2001 में 9/11 आतंकी हमले के तुरंत बाद बनाई गई थी। भारत ने साल 2011 से 12 में भी इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि ये कमेटी आतंकवाद से लड़ाई, खास तौर पर सीमा पार आतंकवाद से संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सॉलिड रॉकेट प्रपल्सन स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन कलाम 5 भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि सोलर ग्रुप इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी कि EEL और स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया था। कलाम 5 एक सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर है और विक्रम 1 के लॉन्च व्हीकल के तीसरे चरण के रूप में इसका इस्तेमाल होगा और ये हाई थ्रस्ट लो कॉस्ट रॉकेट इंजन है। लागत प्रभावी होने के अलावा इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ये 5 कलाम इंजनों में से पहला है जिसे स्काई रूट एरोस्पेस परीक्षण करने की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक वे इसके लिए स्काई रूट एरोस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।